सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 3 ऑफ HTML, ठीक है। और आज हम टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एट्रीब्यूट और टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लेक्चर में आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बोला हम एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं पेंट खोल लेता हूँ, ठीक है। इधर जो है ये हमारा पूरा बॉयलर प्लेट है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ, ये कमेंट में भी मैं हटा देता हूँ, ये बॉयलर प्लेट है जो हमें अमिट के साथ मिलता है, ठीक है। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, हमने ये चीज़ नहीं डिस्कस करी थी, ये क्या है, ठीक है, अपनी बॉयलर प्लेट में, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ। वैसे है होता नहीं है स्पेस, मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए इधर स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहली चीज़ जो होती है, ये दोनों जो होते हैं ना, इनको कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? एट्रीब्यूट। ठीक है। और एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू ऐड द मोर information in the is used to add more information to the टैग के साथ थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड करता है एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट आर यूज्ड टू ऐड द इंफॉर्मेशन टू द टैग, ठीक है। ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है कि एट्रीब्यूट में क्या होता है, एट्रीब्यूट बनता है किससे? एट्रीब्यूट इज इक्वल टू नेम प्लस नेम एंड वैल्यू, ठीक है। अब इसमें नेम क्या है और वैल्यू क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है जो, ये क्या है? नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है? वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है? नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। और जो राइट साइड में है वो क्या है? वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। अब बात आती है ये LANG, ये है क्या? LANG हम कहते हैं किसको? लैंग्वेज। ये क्या लिख रखा है? लैंग्वेज, लैंग्वेज। और ये जो EN लिख रखा है, ये लिख रखा है इंग्लिश। और ये पूरे का क्या मतलब है? HTML lang इक्वल टू EN, ठीक है। इस पूरे का क्या मतलब है कि हम वी आर राइटिंग HTML कोड इन इंग्लिश
लैंग्वेज, ठीक है, समझ लग रही है ये चीज़, ठीक है। अब क्या आता है कि ये जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कैन बी इन सिंगल कॉमा और बी इन डबल कॉमा, ठीक है, डबल कॉमा, ठीक है। लाइक ई एन को हम, जो मैं इधर ई एन, इसको क्या लिख सकता हूँ, मतलब ये जो है, सॉरी, वैल्यू ऑफ दी, ठीक है, समझ लग रही है कि मतलब मैं सिंगल कॉमा भी यूज़ कर सकता हूँ और डबल कॉमा भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। एट्रीब्यूट समझ लग गया, ये होता है एट्रीब्यूट, ठीक है। हर एक टैग का अलग अलग एट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं हेडिंग, हेडिंग टैग, ठीक है। क्या देखते हैं, हेडिंग टैग, हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग किसके लिए यूज़ होता है, हेडिंग टैग is used to display heading in the HTML code, ठीक है। किसके लिए यूज होता है, हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए HTML में, ठीक है। कितने होते हैं ये हेडिंग टैग, हमारे 6 होते हैं, ठीक है। वी हैव 6 हेडिंग टैग्स इन दी HTML, ठीक है। बताता हूँ मैं, पहला होता है H1, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड बिग साइज, ठीक है। सबसे बड़ा इसका साइज होता है, उससे छोटा इसका साइज होता है, ठीक है। उससे छोटा इसका साइज होता है, H2 से छोटा H3 का साइज होता है, H4 से छोटा इसका साइज होता है, सॉरी H3 से छोटा H4 का साइज होता है, और इम्पोर्टेंस भी उसकी कम होती है H4 की H3 से, ठीक है। फिर होता है H5, इसका भी साइज छोटा होता है H4 से और उसकी इम्पोर्टेंस भी कम होती है H4 से, ठीक है। इसका भी साइज जो है छोटा होता है H5 से और इम्पोर्टेंस जो है कम होती है H5 से, ठीक है। ये होता है लीस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और स्मॉल साइज, ठीक है। ये कैसे साइज इनका वो होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर से नीचे डिक्रीज होता जाता है साइज, ठीक है। ऊपर से नीचे डिक्रीज हो जाता है। H1 का साइज सबसे बड़ा होता है, H2 का साइज उससे छोटा होता है, उससे छोटा H3 का होता है, H4 का उससे छोटा होता है, H5 का उससे छोटा होता है, H6 का उससे छोटा होता है। इम्पोर्टेंस H1 की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम H2 की होती है, उससे कम H3 की होती है, उससे कम H4 की होती है, उससे कम H5 की होती है, और लीस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है,
H6 होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस, ठीक है, समझ लगी ये चीज़। ये मैंने आपको बता दिया है कि H1 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और H6 जो है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको कि इसको हम VS कोड में डाल के देखते हैं पहले, ठीक है। चलो, बॉडी टैग में हम हेडिंग टैग जो है वो लिखते हैं, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ H1, ठीक है। और क्या लिखता हूँ इधर, देखो H1 का क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ गया, VS कोड ने ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया। इधर लिखता हूँ हेडिंग, और इसको ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, इधर लिखता हूँ H2, इधर लिखता हूँ H3, इधर लिखता हूँ H4, ठीक है। इधर लिखता हूँ H5, और लास्ट में हमारा आ गया H6, ठीक है। अभी मैं करता हूँ गो लाइव पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ गो लाइव पे और चेक करते हैं। ये देखो कैसे आपको दिख रहा है, सबसे ज़्यादा बड़ा जो दिख रहा है वो H1 टैग दिख रहा है, उससे छोटा H2 टैग दिख रहा है, उससे छोटा H3 टैग दिख रहा है, उससे छोटा H4 टैग दिख रहा है, उससे छोटा H5, और सबसे कम छोटा और डिक्रीज इम्पोर्टेंस एंड इन साइज H6, ठीक है। समझ लग रही है आपको कैसे, मतलब ये दिख रहा है इसमें। अब बात ऐसी है कि कुछ जो स्टूडेंट्स और न्यू डेवलपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ये जो हेडिंग के जो टैग्स हैं ये टेक्स्ट को छोटा और बड़ा दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, बट ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। कि हम टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए हम हेडिंग टैग यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हेडिंग टैग जो है वो एसईओ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनका हेडिंग टैग यूज़ करेंगे टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवाने के लिए तो हमारा एसईओ इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। एसईओ कैसे मतलब वो यूज़ करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि चलो क्या होता है कि गूगल is using heading tags to understand the website structure and also and importance of your content in the website, ठीक है। बेसिकली गूगल क्या करता है, हमारे हेडिंग टैग्स को रीड करता है, ठीक है, और वो एनालाइज करता है कि हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है और कौन सा कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारी वेबसाइट में, ठीक है। समझ लगी ये चीज़। उसके बाद अभी जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ,
ठीक है। चलो इस थिंक लाइक दैट, लाइक दिस, सॉरी, ठीक है। H1 जो है वो किसके लिए हो रहा है यूज़? फॉर द मेन टॉपिक ऑफ द वेब पेज, ठीक है। उसके बाद H2 जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? मेन सेक्शन ऑफ द, सॉरी, मेन सेक्शन अंडर द टॉपिक, ठीक है। और H3 जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? लाइक सब पॉइंट्स इन साइड दोज सेक्शंस, ठीक है। ये ऐसे करके चीज़ें वो गूगल जो है रीड करता है। मतलब जैसे हमने H1 टैग जो है वो हम अपने वेब पेज की मेन हेडिंग के लिए, मेन टॉपिक का जैसे मेन टॉपिक है उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। H2 जो है वो हम मेन सेक्शन अंडर द टॉपिक के लिए यूज़ करेंगे। H3 जो है सब पॉइंट्स इनसाइड द सेक्शन जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे गूगल जो है ये सारी चीज़ें रीड करता है, ठीक है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक का, थिंक लाइक ए बुक, ठीक है। क्या हो गया कि इमेजिन ए वेब पेज इज़ ए बुक, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्या होता है कि बुक का, जैसे मैं लिखता हूँ बुक और पार्ट लिखता हूँ, ठीक है। इधर के मैं लिखता हूँ बुक टाइटल, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? H1 टैग यूज़ होगा, सॉरी, और चैप्टर टाइटल के लिए क्या यूज़ होगा? चैप्टर टाइटल के लिए क्या यूज़ होगा? H2 टैग यूज़ होगा, ठीक है। सेक्शन टाइटल के लिए क्या यूज़ होगा? H3 टैग यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे चीज़ें ये सारी यूज़ होंगी, ठीक है। तो अगर मतलब हम अगर हेडिंग टैग्स वो हम टेक्स्ट को छोटा बड़ा करवाने के लिए यूज़ करेंगे तो गूगल जो है हमारे H1, मतलब गूगल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। गूगल हमारे वेबसाइट को क्रॉल ही नहीं कर पाएगा, मतलब हमारी वेबसाइट को रीड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर हमने H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग सारे अच्छे से मतलब मैनेज करके इनको यूज़ कर रखा है हेडिंग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो गूगल जो है हमारे वेबसाइट को अच्छे से रीड कर पाएगा, अच्छे से क्रॉल कर पाएगा, हमारे पेजेस जो हैं वो रैंक होंगे, ठीक है, गूगल में, ठीक है। और यूज़र जो है अच्छे से हमारे पेज को पढ़ सकेंगे, जो कि गूगल चाहता है, ठीक है। गूगल यही चाहता है कि यूज़र आपकी वेबसाइट के पेज को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है, इजीली पढ़ सकें, ठीक है। उनको ऐसे चीज़ें मतलब ऐसे ना हो कि मतलब कि कुछ चीज़ कहीं लिखी है, कुछ चीज़ कहीं लिखी है, ठीक है। तो कहीं छोटा टेक्स्ट का साइज़ कहीं छोटा है, कहीं बड़ा है,
हेडिंग कहीं और लिख रखी है, तो ये सब चीज़ें गूगल मतलब उन सब पेजों को मतलब वो नहीं करता है, रैंक नहीं करता है। मतलब जैसे टेक्स्ट के लिए लोग मतलब डेवलपर्स या स्टूडेंट्स हेडिंग टेक्स्ट को इन टेक्स्ट के फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए कि स्टूडेंट्स है या डेवलपर जो है वो हेडिंग टैग यूज़ करते हैं, तो गूगल उस साइट को अच्छे से रीड नहीं कर पाता है और साथ में उसकी रैंकिंग नहीं करता है, ठीक है। और अगर आप हेडिंग टैग्स अच्छे से देंगे अपने वेब पेज में या वेबसाइट में, तो गूगल उन पेजेस को, आपकी वेबसाइट के पेजेस को रैंक करवाएगा गूगल में, ठीक है, और फिर उनको टॉप पे शो करेगा अपने रैंकिंग में, ठीक है। इससे क्या होगा कि एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी आपकी होगी अच्छे से, एसईओ का स्कोर भी आपका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आप जैसे आपको अगर टेक्स्ट का कोई फॉन्ट बड़ा या छोटा करना है, तो एक CSS में एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब CSS की एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं क्या, फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, CSS में। वो हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। वो हम CSS जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और गूगल क्रॉल कैसे करता है, गूगल हमारी वेबसाइट पे ना गूगल बॉट्स भेजता है, जैसे बिंग बॉट्स होते हैं, याहू के बॉट्स होते हैं। ये हमें, जैसे हमारे वेबसाइट का फ्रंट एंड का जो, जैसे हम अगर कोई अपाचे यूज़ कर रहा है फ्रंट एंड में, जो भी वो सर्वर यूज़ कर रहा है उसके वो एक्सेस लॉग्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि गूगल कौन से बॉट्स भेज रहा है, ठीक है। उधर से आप गूगल के बॉट्स चेक कर सकते हैं कि गूगल के बॉट्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर गूगल के बॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट जो है वो क्या हो रही है, क्रॉल हो रही है, गूगल उसको क्रॉल कर रहा है। जब क्रॉल करता है गूगल, तो उसी को कहते हैं कि गूगल हमारी वेबसाइट को रीड कर रहा है, और उसको क्रॉलिंग के बाद फिर वो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाता है, ठीक है। तो वो क्रॉलिंग करता किसकी है, वो H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, इन सब की क्रॉलिंग करता है, ठीक है। वो आपके HTML कोड को पढ़ता है, ठीक है, आपके डिज़ाइन को नहीं पढ़ता, आपके HTML के कोड को पढ़ता है और हेडिंग टैग्स को पढ़ता है, ठीक है। फिर वो एक बिल्ट मतलब एक टेबल सा बनाता है, टेबल जैसे कुछ बनाता है, ठीक है, कि आपकी वेबसाइट को अच्छे से वो रीड कर सके, ठीक है। तो उसके बाद वो आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर उसको लगेगा कि हाँ इन्होंने अच्छे से हेडिंग टैग वगैरह लिख रखे हैं और HTML कोड भी इनका अच्छे से मैनेज है, सारी चीज़ें, ठीक है, तो उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाता है और आपकी वेबसाइट के पेजेस को मतलब रैंक करवाता है, और मतलब यूज़र्स को डिस्प्ले करवाता है अपने मतलब अपने पेजेस पे यूज़र्स को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। तो ऐसे फिर आपका ट्रैफिक भी बढ़ता है आपकी वेबसाइट पे, जब आपने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन अच्छे से करी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ होती है कि इनका जो साइज़ होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। साइज़ थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। H1 का जो साइज़ होता है वो होता है 32 पिक्सल। H2 का जो साइज़ होता है वो होता है मेरा 24 पिक्सल। H3 का जो साइज़ होता है वो होता है मेरा 18.72 पिक्सल, ठीक है। ये आपको वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप फिर याद रखना चाहे तो याद भी रख सकते हैं, नहीं भी हो रहा है यार तो कोई बात नहीं, ये आपको बस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वैसे तो ये मेरे को भी याद नहीं है अच्छे से, बट ठीक है कि थोड़ा अपने को पता होना चाहिए कि इनके साइज़ जो हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है, ठीक है। पिक्स 3 और 8 पिक्सल है, ठीक है। H6 जो टैग है वो क्या है हमारा 10.72। देखो सबके जो पिक्सल है ना, ठीक है, ये जितने भी साइज़ मैंने आपको बताए हैं ये इंक्रीज़ या इनको आप एडिट कर सकते हैं। कैसे? एडिट विद
CSS, इन सब के साइजेस को आप एडिट कर सकते हैं CSS के साथ। समझ रहे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको साइज़ बताई ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ डिफाइंड है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ HTML में डिफाइंड है, बट आप इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या जैसे भी इनको इनका साइज़ आपने बनाना है, करना है, वो आप एडिटिंग करके CSS में कर सकते हैं। आप सारे के सारे जितने भी हैं इन सबको आप एडिट कर सकते हैं CSS में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारा आता है पैराग्राफ टैग, ठीक है। हेडिंग टैग हमने यूज़ बता दिया आपको किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, और लोग क्या गलती करते हैं हेडिंग टैग में, ठीक है। चलो हम अभी पढ़ते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो ले लिखते हैं पैराग्राफ टैग हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ वैसे तो। पैराग्राफ टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू add paragraph in the HTML, ठीक है। पैराग्राफ टैग इज यूज्ड टू ऐड द पैराग्राफ इन द HTML कोड, HTML कोड। अब पैराग्राफ टैग को हम कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। P लिखते हैं और उसमें हम दिस इज़ माई पैराग्राफ, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है बीच में, और ये आ गया मेरा पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो चलो इसको हम अपने उसमें डाल के देखते हैं, VS कोड में लिखते हैं इसको डाल के। और मैं पैराग्राफ क्या करता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा लिखता हूँ। दिस इज़ माई पैराग्राफ, माई नेम इज़ साहिल मट्टू एंड दिस इज़ माई चैनल एंड चैनल नेम इज़ मट्स IT Academy, we are providing lecture on HTML, ठीक है। ये देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मेरे को आगे दिख भी नहीं है, मेरे को इधर से क्लिक करके और आगे जाना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे करके मेरे को पूरा देखना पड़ रहा है, ठीक है। राइट साइड पे मेरे को नीचे मतलब आगे की तरफ लेके जाना पड़ रहा है, तब जाके मैं इसको देख रहा हूँ। हॉरिजेंटली मेरे को स्क्रॉलर लेके जाना पड़ रहा है, तब मैं देख पा रहा हूँ इसको, ठीक है। जैसे मैं हॉरिजेंटली ये देखो स्क्रॉलर लेके जा रहा हूँ, तब मैं देख पा रहा हूँ इसको। मुझे क्या करना है, अगर इसको पूरा मैंने अपनी स्क्रीन पे लाना है तो मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इधर गया सेटिंग्स में, देखो ये इधर सेटिंग में कंट्रोल पैलेट पे गया। कंट्रोल पैलेट पे इधर मैंने लिखा टॉगल वर्ड रैप, ये देखो नीचे आ गया टॉगल वर्ड रैप। इसको करूँगा, ये देखो पूरा मेरा इसमें आ गया, पूरी स्क्रीन में 2 लाइनों में बन के आ गया, ठीक है। ये 16 लाइन जो है ये देखो 2 लाइनों में डिस्प्ले होने शुरू हो गई। 16 के बाद 2 लाइनें हैं, उसके बाद फिर आ रहा है 17 नंबर, ठीक है। तो ये हम ऐसे देख सकते हैं, एक पूरी हॉरिजेंटल लाइन को हम अपनी स्क्रीन में कैसे डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। ये हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ये ऐसे पैराग्राफ टैग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हम कि कैसा दिखता है हमारा पैराग्राफ, ठीक है। ये देखो ऐसे दिख रहा है इधर पैराग्राफ,
ठीक है, समझ रहे हैं। ये पैराग्राफ के लिए ये टैग यूज़ होता है, पी टैग यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा आ जाता है एंकल टैग। अभी इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, एंकल टैग। तो उसको पढ़ लेते हैं। यूज्ड टू ऐड लिंक्स इन दी पेज। ये यूज़ करते हैं हम लिंक्स अगर ऐड करने हैं अपने पेज में तब यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैसे इसका सिंटेक्स क्या होता है, मतलब कि href, ठीक है। उसके बाद होता है इक्वल टू, और इधर मैं लिखता हूँ https और www.google.com। उसके बाद मैं देता हूँ रीडायरेक्शन का साइन, फिर मैं कर देता हूँ गूगल और टैग को करता हूँ क्लोज, ठीक है। ये होता है पैराग्राफ टैग को डिस्प्ले करने का, मतलब लिखने का तरीका। ये मैंने क्या लिख रखा है, सॉरी, इसको भी कोलन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हमारा लिंक जिसको हमने डिस्प्ले करवाना है, किस नाम से करवाना है वो ये है, ठीक है। और ये है href, ठीक है, जिससे हम ये जो है हमारे लिंक को वो करवाता है, लिंक को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। और जैसे रुको मैं आपको बताता हूँ, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा ये है हमारा एट्रीब्यूट नेम। इसमें एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। और ये जो है ठीक है, ये है हमारा एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। और ये जो है ये नेम है जिससे हम ये लिंक को डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। चलो फिर हम लिखते हैं अपने VS कोड में, ठीक है, इसको। तो चलो, एंकल टैग हम कैसे देते थे, ए और ए को, सॉरी, ए और इधर लिखता हूँ HERF, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, इक्वल टू। उसके बाद क्या था हमारा, डबल कॉमा, HTTPS और ://google.com, सॉरी www आना था, ठीक है। फिर इधर आ गया मेरा रिडक्शन का साइन, इधर मैं लिखता हूँ GOOGLE, ठीक है, गूगल, ठीक है। ये आ गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ लाइव सर्वर पे, गो लाइव पे, और देखते हैं, ये देखो, ठीक है। ये इधर शो कर रहा है ये गूगल के नाम से। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे को गूगल पे ले जाएगा, ठीक है, गूगल के वेब पेज पे ले जाएगा। ये देखो, ये ले गया, मैंने उस पर क्लिक किया तो, ठीक है। तो ऐसे हम लिंक्स को एंकल टैग से लिख सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, चलो, कि कोई और लिंक भी देते हैं साथ में, कि कौन सा लिंक हम साथ में दें। चलो हम पुट्टी वाला देते हैं कोई लिंक ना साथ में, ठीक है। पुट्टी को कैसे वो करेंगे, पुट्टी को कैसे डाउनलोड करेंगे हम वो देखते हैं। पहले चलो हम अपने गूगल पे खोल लेते हैं,
पुट्टी डाउनलोड, ठीक है। इधर देखते हैं, ये नहीं है वो लिंक, इधर से है शायद, ये है, ठीक है। अगर मैं पुट्टी को डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक एंकल टैग बनाता हूँ यहाँ पे, AHREF, ठीक है। इधर मैं पुट्टी का लिंक देता हूँ अपना बीच में, ठीक है। फिर डबल कॉमा लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ पुट्टी डाउनलोड, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ अपने गो लाइव सर्वर पे, ठीक है। ये देखो दोनों लिंक मेरे को साथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दोनों लिंक मेरे को साथ में दिखाई दे रहे हैं। अब देखो मैं पुट्टी वाले पे क्लिक करूँगा तो पुट्टी खुल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं गूगल वाले पे क्लिक करूँगा तो गूगल खुल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक लिंक को ऊपर डिस्प्ले करवाना है, गूगल वाले को ऊपर करवाना है और पुट्टी वाले को नीचे करवाना है। तो मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, BR टैग, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था। इधर यूज़ कर लेते हैं हम BR टैग फॉर नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले करवाने के लिए। अभी फिर से मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मेरा नीचे दिखा रहा है पुट्टी डाउनलोड का ऑप्शन, गूगल का ऑप्शन, ठीक है। इधर क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल पे जा रहा हूँ और पुट्टी डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो पुट्टी डाउनलोड वाले मेरे को सारे वो प्रॉम्प्ट दिखा रहा है, ठीक है। पुट्टी डाउनलोड की वेबसाइट पे लेके जा रहा है, ठीक है। और अभी एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि अब देखो ये जो चीज़ है, इसको पूरे को मैंने क्या करना है, कमेंट आउट करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके और / दबा देना है, ठीक है। जैसे अभी देखो मैंने अभी ये कमेंट वाला जो हमारा टॉपिक था पिछले लेक्चर में, वो हमारा रह गया था, ठीक है। कि अगर हमने एक ही शॉट में, एक ही क्लिक में अपने पूरे पैराग्राफ को या किसी भी लाइन को हमने कमेंट आउट करना है, कमेंट बनाना है उसको, ठीक है। उसका कमेंट बनाना है तो हमने क्या करना है, उस लाइन को पूरी को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और / दबाना है। ये देखो पूरा वो कमेंट बन गया, ठीक है। HREF वाले को, मतलब एंकल टैग को भी मैं कमेंट बना के देखता हूँ, कंट्रोल और / को किया, कमेंट बन गया। BR टैग को भी मैं करके देखता हूँ, कंट्रोल सिलेक्ट किया और कंट्रोल फॉरवर्ड दबाया। नीचे वाले HRF टैग को भी मैं कमेंट करके देखता हूँ, कंट्रोल किया और / दबाया, ठीक है। तो हम ऐसे एक ही शॉट में कमेंट भी कर सकते हैं अपने पैराग्राफ को, लिंक्स को, टैग्स को, ठीक है। और आज जो हमने पढ़ा, आज था हमने एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा और हमने हेडिंग टैग्स के बारे में पढ़ा, एंकल टैग के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कमेंट हम एक ही शॉट में कैसे, एक ही शॉट में हम किसी भी पैराग्राफ या कोई भी टैग्स को हम एक ही शॉट में कमेंट में कैसे बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमने देखा। और हमने देखा कि पूरे पैराग्राफ को, पूरी लाइन को हमने मतलब हॉरिजेंटली पूरी लाइन जो है उसको हमने अपनी स्क्रीन पे लेके आना है। तो हम वो कैसे करेंगे, टॉगल वर्ड रैप से, ठीक है। सेटिंग्स में जाके कंट्रोल पैलेट पे क्लिक करके टॉगल वर्ड रैप पे और क्लिक करेंगे और हमारा जो जिस लाइन को हमने किया होगा, जिस लाइन को हमने अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, उसको पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। सो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमको, ठीक है। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उधर मैंने देखे कि 95 व्यूज़ आए थे, ठीक है। तो ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए और हमें लिंक्डइन पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और थ्रेड्स पे भी फॉलो करो गाइस। तो हम आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, HTML के भी लर्निंग के लिए, CSS के भी, जावास्क्रिप्ट के भी, जावा के भी, ठीक है, पाइथन के भी, ठीक है। सारे कोडिंग के हम आपको आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोवाइड करेंगे। अभी जो हमारी चैनल पे जो रनिंग सीरीज़ है, एक तो हम डेवऑप्स का एक टूल पढ़ा रहे हैं डॉकर, वो हमारे चैनल पे रनिंग सीरीज़ चल रही है, और HTML की सीरीज़ चल रही है, ठीक है।
सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू।